रामजीलाल सुमन पर आज करनी सेना ने अटैक कर दिया। जी हां, अलीगढ़ से खबर सामने आई है जहां पर रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले का मामला और मामले में गभाना चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके गए थे। शिथिलता बरतने पर स्थानीय चौकी प्रभारी को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए जरा किस तरीके से काफिले पर टायरों से हमला किया गया है। टायर फेंके गए हैं। काफिले में जो गाड़ियां थी फिर उन्होंने स्पीड बढ़ाई, जिसके चलते आगे चल के गाड़ियां जो हैं वो आगे चल के टकरा गई। और लालजी सुमन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज जो आपके ऊपर हमला हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर में एक सुनहरा गांव है, वहां बहुत तेजी से ये जो थार गाड़ी है इसको चला करके एक दलित महिला की हत्या कर दी गई और 4 लोग घायल हुए। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था हमारे नेतृत्व में कि वहां जाएं और हालात की जानकारी लें। 3 दिन से स्थानीय प्रशासन को और सब लोगों को जानकारी थी कि मेरा दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गवाना टोल प्लाजा पर भी हमें रोक लिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी वहां मौजूद थे और गवाना टोल प्लाजा से 250-300 मीटर अलीगढ़ की तरफ कुछ अवांछनीय तथाकथित कड़ी सेना के लोग वहां जमा थे। हमारे काफिले पर हमला किया, हमारी गाड़ी पर तेल फेंका गया, टायर फेंके गए, गाड़ियों में पत्थर मारे गए। कुल मिलाकर के कई गाड़ियों का नुकसान हुआ। ये विशुद्ध रूप से एक जानलेवा हमला था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके द्वारा जो बयान दिया गया था, जब इतना विवाद हो रहा है, इतना आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, करनी सेना लगातार आपको फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहती, नहीं लग रहा आपको कि आपने जो बयान दिया था उसको आपको वापस ले लेना चाहिए? नहीं, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मैं उन पुराने मुद्दों को नहीं उठाना चाहता, लेकिन सबसे अहम सवाल क्या है? राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध व्यक्त करने के हमारे पास तरीके हैं। संविधान और कानून के तरीके से हम विरोध कर सकते हैं। मेरी बात से अगर असहमति थी तो जनतांत्रिक तरीके से लोग उसका विरोध करते। मेरे घर पर प्राणघातक हमला किया गया मेरी गैर मौजूदगी में। करनी सेना ने एक आगरा में 12 अप्रैल को जलसा किया, इसमें तलवार लहराई गई, अवैध हथियार लहराए गए और कानून का उल्लंघन किया गया। ये इन तत्वों को ये कहां से हक मिल गया कि कानून और संविधान से ऊपर है? अगर मेरा विरोधी करना था तो हमें संविधान प्रदत्त जो तरीके विरोध करने के, उससे विरोध करना चाहिए था। हमारे देश में हिंसा को कोई जगह भी नहीं। आपका यह आरोप है कि बीजेपी आपकी हत्या कराना चाहती है और ये जो पूरा सब कराया जा रहा है, जिस तरीके से जो 12 तारीख को जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ आपके घर पर, उसके बाद आज जिस तरीके से आज ये हमला किया गया आपके ऊपर, और साथ ही साथ हनुमान जयंती पर जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी आपकी हत्या कराना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो लचर व्यवस्था है, कहीं से सख्त संदेश नहीं मिल रहा है अवांछनीय तत्वों को, कहीं से कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो खुराफाती लोग सरेआम घूम रहे हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार की शय उनको, राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो मैं क्या कहूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे मामले में राज्य सरकार शामिल है। और उसके बाद आज जिस तरीके से आपके ऊपर हमला किया गया, काले झंडे आपको दिखाए गए, आपके काफिले पर हमला किया गया, उसके बाद करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह वो सामने आए। उन्होंने कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं और जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि समय के साथ ये चीजें ढल जाएंगी, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा है, रोष कम नहीं हो रहा है करनी सेना में। ऐसा है, करनी सेना, मैं नहीं जानता कितनी करनी सेना है, विरोध हो रहा है। मेरा उनसे आग्रह है कि जहां तक छतरी का सवाल है, छतरियों का धर्म तो गरीबों की इमदाद करना है। ये बड़े बड़ी भारी रणबांकुरे हैं, तो वहां चले जाए पाकिस्तान में आतंकवादियों से लड़ने। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। चीन
अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, तो इन बहादुरों की तो वहाँ आवश्यकता है, वहाँ चले जाए। ये कायर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपके ऊपर ये आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि कुछ दलित नेताओं को आगे करके, चाहे आपकी बात कर लें, चाहे इंद्रजीत सरोज की बात कर लें, कुछ दलित नेताओं को आगे करके दलितों की जो मायावती का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की समाजवादी पार्टी जुगत में है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या दलितों का पक्ष लेना कोई गुनाह है? क्या कमजोर वर्गों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके पक्ष में बोलना कोई गुनाह है? आरोप लगा रही है जहाँ दलितों की नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं उसके पक्ष में बोलना कोई गुनाह है? जगह जगह डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, उस पर बोलना कोई गुनाह है? दलितों के ऊपर जहाँ जहाँ अत्याचार होगा उनके खिलाफ बोलना हमारा धर्म है, और हमें चाहे जो परिणाम भुगतना पड़े हम बराबर बोलते रहेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपके लिए क्या ऊपर है, पीडीए ऊपर है या राष्ट्रवाद ऊपर है? देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल लाइन है, जो दबे पिसे लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनका हक मारा गया है, हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं, और पीडीए उसकी एक शक्ल है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि दलित नेताओं को आगे करके कभी सपा जो है वो कभी महापुरुषों का अपमान कर देती है, कभी ईश्वर का अपमान कर देती है। ये बीजेपी के लोगों के बारे में क्या कहूं? इनका डॉक्टर अम्बेडकर से दलितों से क्या संबंध? जब संविधान बन रहा था तो ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि मनु का संविधान, जब हमारे देश में तो संविधान की कोई जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं, हिंदू कोड बिल के सवाल पर डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर का क्या पुतला इन्होंने लोगों ने जलाया। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। अरुण शौरी की जो किताब है उसमें लिखा गया है, अरुण शौरी भारत सरकार में मंत्री रहे। उस किताब में कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर गद्दार थे, डॉक्टर अम्बेडकर पदलोलुप थे। क्या क्या नहीं कहा गया अम्बेडकर के बारे में? तो ये जहां तक ये बीजेपी के लोगों का सवाल है, इनका डॉक्टर अम्बेडकर से कोई रिश्ता नहीं है। ये बताएं कि इनका वर्ण व्यवस्था में विश्वास है कि नहीं? ये बताएं कि मनुस्मृति को मानते कि नहीं मानते? ये डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी है, दलितों के विरोधी है। ये वही लोग हैं जिनका वर्ण व्यवस्था में और मनुस्मृति में विश्वास है। आपका जब आज काफिला निकल रहा था, 25 गाड़ियां थी लगभग आपके इस काफिले में, तो वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, और जब ये तमाम तैयारी की गई, देखिए टायरों को अगर वहां पर एकत्रित किया गया तो ऐसा नहीं कि एकदम से टायर इकट्ठे हो गए, काले झंडे वहां पर आपको दिखाए गए। क्या कैसे तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब 3 दिन से मेरा दौरा प्रस्तावित था, प्रशासन को जानकारी थी, खुफिया तंत्र को जानकारी थी, तो ये तत्व कैसे जमा हो गए? इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे प्रशासन स्थानीय स्तर से लेकर के लखनऊ के तार इससे जुड़े हुए हैं, और उस लिहाज से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि हमारी हत्या की साजिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं। क्या करें इस माहौल में? सरकार को हमारी सुरक्षा की चिंता नहीं है। जिस दिन से घटना हुई उसके बार बार जिन जिन स्थानों पर सुरक्षा की मांग हो सकती थी हमने की। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी जब सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है तो हमको जाके मजबूरी में हाई कोर्ट में जाना पड़ा। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए इतना सब बवाल हो रहा है। नहीं लगता आपको कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपना वो बयान वापस ले लेना चाहिए? करनी सेना का सिर्फ यही कहना है कि वो अपने बयान पर माफी मांगे। आप ऐसा उन सब चीजों की बातें आप मत करिए। जो कुछ हो रहा है, मैं हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार हूँ। मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी परिणाम होगा, लेकिन हमारा जो स्टैंड है मैं उसमें कायम हूँ। हम दलितों के सवाल पर बराबर बोलते रहे और बोलेंगे। तो पीडीए में तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब आते हैं ना? अब तो ये तो वही लोग हैं ना। जब हम मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का घर छोड़ते हैं तो गंगा जल से सफाई होती है। ये वही लोग हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता जब मंदिर में चला गया तो मंदिर की गंगा जल से सफाई। अरे बेचारा, वो कल परसों आपका उज्जैन में बीजेपी का एक एमपी एमएलए चला गया मंदिर में, उसको नहीं घुसने दिया। ये वही लोग हैं, ये बड़ व्यवस्था के पोषक लोग हैं और जन्मजात
ये दलितों के खिलाफ है। लेकिन आपके पीडीए में तो ए से कभी अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, और अब अगड़े ही आपके विरोध में उतर पड़े हैं। पूरा पीडीए एक है, हम नहीं जानते। पूरा पीडीए एक है। पीडीए में आप क्या मानते हैं, अगड़ा या अल्पसंख्यक? और ये चुनौती रामजीलाल सुमन को नहीं है। हाँ। ये चुनौती संपूर्ण पीडीए को है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, देखा गया है कि करणी सेना लगातार आपका विरोध कर रही है, तलवारें लहरा रही है, और साथ ही साथ देखा गया कि किस तरीके से आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, आज भी देखा गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। ये हिंसक तत्वों को संरक्षण कौन दे रहा है? ये तलवार कौन लहरा रहा है? ये अवैध असले कौन लहरा रहा है? जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए आपको, वो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, उनको एक गलतफहमी है, उनको संरक्षण मिल रहा है कि हमारी हैसियत कानून और संविधान से ऊपर है। तो ये सवाल तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। नहीं, सवाल मैं सबसे पूछता हूं, सवाल सरकार से भी पूछा, जब सरकार के प्रवक्ता पहुंचते हैं हमारे स्टूडियो तो हम उनसे भी सवाल पूछते हैं, लेकिन आपका गुस्सा किस बात को लेकर है? आपके बयान पर प्रदर्शन हो रहा है, आपके बयान पर प्रदर्शन हो रहा है, या प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है? प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी हुई है। सवाल मुद्दों का है, सवाल पीडीए का है, सवाल पिछड़ों का है, अकलियत का है, दलितों का है। इन सवालों पर हम बराबर बोलते रहेंगे, चाहे हमें परिणाम जो भी भुगतना पड़े। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब 27 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आपके कंधे पर रखकर समाजवादी पार्टी जो है वो दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत में है, क्योंकि हम सभी ने देखा कि 24 के लोकसभा चुनाव अच्छा, में मैं एक बात पूछ रहा हूँ। दलितों के पक्ष में बोलना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, उनकी आवाज उठाना, ये कोई पाप है क्या? क्या करूं? मैं बोलूं नहीं? मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं उसकी वेदना को जानता हूं। मैं उसी प्रक्रिया से गुजर करके राजनीति में आया हूं, लिहाजा उनकी वेदना को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं बराबर इन सवालों पर बोलूंगा, पीडीए के पक्ष में बोलूंगा, दलितों के पक्ष में बोलूंगा। नहीं, बीजेपी को एक बड़ा डर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में आपके ऊपर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा कि मायावती का जो वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब समाजवादी पार्टी उसी राह पर चल चुकी है। मायावती का वोट बैंक कहा जा रहा है? बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का और मायावती का सवाल आप उनसे पूछिए। मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और हर दल का ये प्रयास होता है कि वो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाए। अगर हमारे जाने से लोग हमारी हमदर्दी में खड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उनको बधाई दे सकता हूँ। ठीक है, ये सवाल भी जायज है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि आज की अगर घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो आज एक तगड़ी प्लानिंग की गई थी आपके खिलाफ। एकदम से टायर नहीं इकट्ठे किए जा सकते, कई दुकानों पर से वो टायर मंगाए गए होंगे, पुराने टायर जो थे वहां पर काले झंडे लिए, काफी चिलचिलाती धूप में आपका इंतजार किया जा रहा है। जिस धूप में देखा जा रहा है कि आदमी को चलना दूभर है, उस चिलचिलाती धूप में आपका इंतजार किया गया। किसका फेल्यूर आप मान रहे हैं? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन से मेरा दौरा प्रस्तावित था। बुलंदशहर का बड़े से बड़ा कोई अधिकारी ऐसा नहीं था जिससे मेरी बात न हुई हो। उनके पास खुफिया तंत्र है, LIU है, जानकारी के तमाम माध्यम है। अलीगढ़ की पुलिस को भी जानकारी थी, बुलंदशहर की पुलिस को भी जानकारी थी। इसके बाद ये चूक होना, ये चूक जानबूझ करके नहीं हुई है, साजिशन हमारी हत्या करने का प्रयास था। हमारे साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश इंचार्ज को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है, ये कार्रवाई कैसे देखते हैं? क्या सर छोटे अधिकारियों पर ऐसा है? चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। ये तो लड़ाई राज्य सरकार से है। जो कुछ प्रशासन कर रहा है वो प्रशासन कर रहा है योगी आदित्यनाथ की शेष है, तो उसको बलि का बकरा बनाया गया है। कार्रवाई हो रही है, ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं आप, योगी सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शय पर ये सब हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप जवाब दीजिए। मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार पर प्राणघातक घातक हमला हुआ। 12 तारीख को यह नग्न प्रदर्शन हुआ तलवारों का, हथियारों का। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? ये कानून का राज है कि जंगल का राज है कि संविधान का राज है?
स्थानीय प्रशासन की अगर औकात होती तो अब तक कार्रवाई हो जाती। ये छूट किसके वजह से मिली हुई है? तो मैं जानता हूँ राजनीति में, मैं सरकार में भी रहा हूँ, प्रतिपक्ष में भी रहा हूँ। सरकार में बैठे लोगों का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियां उसी हिसाब से संचालित होती है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि राज्य सरकार के शेप पर हो रहा है। राज्य सरकार में कौन? मुख्यमंत्री और कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ के शेप पर। बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ से भी एक चैलेंज दिया गया था कि 19 तारीख को अखिलेश भैया आ रहे हैं, तब 2-2 हाथ होंगे। उसको लेकर क्या कहना ऐसा है, आप तो समझदार आदमी है, आप पत्रकार है। राजनीति में 2-2 हाथ विचारों से होते हैं कि तलवारों से होते हैं? मैंने तो कहा ही नहीं तलवारों की बात कर रहे हैं। मैंने तो तलवारों की बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे उसका तात्पर्य पूछा कि आखिर उसका मतलब क्या था? उसका तात्पर्य ये था कि अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आएंगे, उनसे बैठ करके भविष्य की रणनीति तय करेंगे। 2-2 हाथ किससे होंगे? 2-2 हाथ का मतलब राजनीतिक हाथ, राजनीतिक संघर्ष, विचारों का संघर्ष। संघर्ष आप लगातार कर रहे हैं और आपके संघर्षों के खिलाफ करनी सेना उतर आई है। ये कौन क्या सेना उतर आई है? कौन सेना नहीं उतर आई है? अगड़ा और दलित के बीच में कहीं ना कहीं खाई पैदा की जा रही है क्या? ये अगड़ा और दलित के बीच में खाई कहाँ पैदा हुई? आप क्या समझते हैं कि दलित मार खाते रहे, पीटते रहे, अपमानित होते रहे? एक बात आप समझ लीजिए, तो आप तो राजनीतिक लोग हैं, आपको सबके लिए लड़ना चाहिए, पिछड़ा के लिए भी, दलित के लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए भी। दो धाराओं के बीच में है। ये जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, ये अपनी आदत से समझौता करने को तैयार नहीं है। नहीं, आप तो राजनीतिक लोग हैं, आपको तो वोट दिया गया होगा। दुनिया की क्रांति पड़ी है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में कभी उनके पुरखे रहते थे। सुमन जी, आप जब सांसद बगावत होगी, लड़ाई होगी। ठीक, बगावत छेड़ दी अब रामजी लाल सुमन ने। बगावत व्यवस्था के खिलाफ बगावत? आप क्या बात कर रहे हैं? किसके खिलाफ बगावत? राज्य सरकार के खिलाफ बगावत? बगावत का मतलब व्यवस्था के खिलाफ बगावत। जो लोग शोषित है, पीड़ित है, आप विवश हैं क्या? करेंगे, विद्रोह करेंगे। वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरखे रहते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए रामजी लाल सुमन जी। तो आप रामजी लाल सुमन को सुन रहे थे, जिस तरीके से आज उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है और साफ तौर पर उन्होंने प्रदेश सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि ये जो भी चीजें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की शय पर की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार एक सुनहरा स्थान पर बहुत तेज गति से थार गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई और शेष लोग घायल हुए। ये हकीकत जानने के लिए हम लोग वहां गए थे, जा रहे थे बुलंदशहर। हमें गवाना टोल पे ही रोक लिया गया, भारी लाभ लश्कर, भारी पुलिस, और हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जवरिया पुलिस ने हमें वहां नहीं जाने दिया। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। आज रामजी लाल सुमन आगरा से अलीगढ़ से खुर्जा जा रहे थे, तभी कड़ी सैनिकों ने टोल प्लाजा यानी गवाना क्षेत्र में उनके काफिले के ऊपर टायरों और पत्थरों से हमला कर दिया। टायरों को फेंकना ये हिंसा में कहीं नहीं आता है। टायर फेंककर उनकी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया था ताकि उनसे वार्ता की जा सके कि आपने इस तरीके का बयान क्यों दिया, लेकिन टायर फेंके गए, वो रुके नहीं। उनके निकलने के बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, 1-2 लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पथराव नहीं होगा, एक आध पत्थर फेंका है। वो जब गाड़ियां आगे निकल गई हैं तो पीछे से किसी ने पत्थर फेंक दिए हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हाँ, ये हमारे करनी सेना के द्वारा, करनी सैनिकों के द्वारा किया गया है। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और रामजी लाल सुमन पर हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनके काफिले पर टायर पत्थर फेंककर हमला किया गया है, जानलेवा हमला एक्सीडेंट का कारण बना है, और साथ ही साथ कहा कि जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इतने टायर इकट्ठा करना गहरी साजिश का सबूत है। एक बार फिर से
इंटेलिजेंस की गहरी चूक है। साथ ही कहा कि या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई है। ये जान लें, अराजकता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपाई उनके साथी भी हिंसक तत्वों का शिकार हैं। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह सब सरकार की रजामंदी से हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। और साथ ही साथ हवाई पट्टी पर निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेस वे के लिए किसानों से खरीदा गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए एईपीसी मोड पर एक बड़ा कार्य हुआ है। इसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रोपेगेंडा के तहत लगातार काम कर रही है। हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं, नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं और क्या कुछ का वो सुनिए। उन्होंने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो संकल्प लिया है, इसके साथ साथ पीडीएस संकल्प जो लिया है, हम प्रेस के साथियों के सामने कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये यूथ के सभी साथी गांव-गांव जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के हमारे पीडीएस संकल्प की जानकारी देंगे और साथ ही में न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को दोहराएंगे। वैसे तो सरकार हर व्यक्ति को पाताल से भी खोज लाती है, लेकिन जो करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पाताल लोग नहीं जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में छिप जा रहे हैं। उन्हें पाताल लोग जाने की जरूरत ही नहीं है या इधर उधर छिपने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास, वहां जाकर के छिप जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इंस्टीट्यूशंस में भी दबाव बना रहे हैं और सुनने में ये आया है कि कई अधिकारियों की कमजोरियां पकड़ ली हैं, उनसे अन्याय करा रहे हैं। तो ये तो एक अधिकारी का बता रहे हो आप। एक बार मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए कि सब बाहर के प्रदेश के अधिकारी लगाए हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कर करके इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। दूसरे स्टेट के अधिकारी लगे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में कर रहे हैं, पैसा आपकी स्टेट का। सवाल किसी के घर के जाने की नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है किसी घर कौन गया कि नहीं गया। हमारी पार्टी के लोग लगातार जा रहे हैं, जहां हमारी पार्टी है वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। अगर पोस्टर उन्होंने लगाया है तो पोस्टर हमारी पार्टी ने भी किसी ने लगा दिया होगा। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें,
दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। ये जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए या बात कुछ और चलने लगे। अब तो मीडिया वाले भी साथ नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी का। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली मुझे ये कहा कि विजिबिलिटी नहीं है, वहां विजिबिलिटी नहीं है, ये जानकारी दी गई। वो मैं साबुन से नहा के नहीं गया था, इसलिए कुशीनगर नहीं उतरने दिया। और प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगने का मामला। शिक्षा निदेशालय में घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी में एडीएम सिटी और सीएफओ को भी शामिल किया गया है। सुबह 8 बजे शिक्षा निदेशालय कार्यालय में आग लगी थी, तो वहीं प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट बताया गया आग लगने के कारण। इतना भयावह आया नहीं, मतलब है कि बाहर चलना पड़ेगा क्या। आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 को प्रातः लगभग 8 बजे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज स्थित जो मुख्य भवन है उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा व उसके अधिकारियों द्वारा वहां पर पहुंचा गया और 2 फायर टेंडर द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहां पता चला कि वहां के ग्राउंड फ्लोर के जो कमरा नंबर 14 और 15 है वहां पर आग लगी थी, जिस पर काबू पाया जा चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वह स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है। और प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में भीषण आग, 1000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गईं और इस आग के बाद राजनीति भी आग सी दौड़ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आग को भ्रष्टाचार की आग बताया है। वहीं मंत्री संजय निषाद ने बोला कि मामले में अच्छी तरह से जांच हो। भ्रष्टाचार और आरक्षण से जो खिलवाड़ हुई है, जो धांधली की है, उसकी वजह से ये आग लगी। कोई जांच होनी चाहिए इसमें। जांच से ही आशंका दूर होगी। जांच हो तभी आशंका दूर हो पाएगी। देखिए, अब जांच का विषय है, जब तक उसमें जांच न हो जब तक कोई नहीं। और निश्चित रूप से जो आग फाग लगती है विभागों में ज़्यादातर, उसमें ज़्यादातर आता है कि कोई महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं जिसमें जांच के दायरे में कुछ अधिकारी होते हैं, साजिश के तहत जलाते रहते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा गया है। तो ये भी एक जाँच का विषय है, किन परिस्थितियों में आग लगी और जो उसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर रूनी के सेक्टर 17 में भीषण आग लगी है। झुग्गियों में भीषण आग लगी जिससे 2 की मौत हुई है। 800 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हुई हैं। झुग्गियों में आग लगने से 5 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं दमकल की कई टीमों ने आग पर काबू पाया है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? अभी तक आग पर काबू पाया गया है या अभी भी आग लगी हुई है? क्या अपडेट ताजा मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 के पास एक झुग्गी थी, जहां पे दोपहर के वक्त में आग लग जाती है। और आग इतना भयावह था कि लगभग कह सकते हैं कि वहां पे 100 से अधिक जो झुग्गियां थी वो जल के राख हो गई और साथ ही 2 बच्चे भी उसमें जल के खत्म हो गए और साथ ही कई लोग उस आग में झुलस गए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि लगातार जो फायर की जो टीम है वो वहां पे पहुंची थी, आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग का काम अभी भी जारी है क्योंकि आग बहुत ही भयानक था। तमाम जो झुग्गियां थी वो जल के राख हो गई, कई लोग उसमें घायल भी हुए, 2 लोगों की जान भी चली गई। और लगातार पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आग लगने का मेन वजह क्यों रहा है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है और जो आग लगने की जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हो जाता है और साथ ही यहाँ पे जान माल दोनों का हानि हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, अब क्या होगा ताकि पुलिस जांच में आपको सामने निकल के आता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दीपक, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री के आवास पर जाकर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के बाद रक्षा मंत्री से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। उपराष्ट्रपति से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जहां पर उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और साथ ही साथ रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के आवास पर जाकर मुलाकात की गई है। उपराष्ट्रपति के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सभी राज्यों को पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा गया था। उसके बाद देखा गया था कि सभी राज्यों में एक्शन की भी शुरुआत हुई थी। आज उत्तर प्रदेश का यदि हम जिक्र करें तो योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पे है, जहां सबसे पहले वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लगभग 1.5 घंटा से अधिक उनसे मुलाकात चली और मुलाकात के बाद फिर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पे पहुंचे हैं। अंदर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करे, बातचीत करे, कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की जा सकती है, क्योंकि खास करके यदि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पाकिस्तानियों पे जो शिकंजा कसने का जो काम भारत लगातार कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर की बात हो या फिर राज्य के अंदर की बात हो, कई पाकिस्तानी हैं जो अवैध रूप से भी भारत में रह रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी भारत से बाहर निकाला जा रहा है। उन तमाम चीजों को लेकर के आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। चर्चाएं की जा रही है, चर्चाएं के बाद नतीजे क्या कुछ आएंगे वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा का जिक्र करें तो आज पहला दिन है, आज रात्रि वो दिल्ली में ही रुकेंगे और कल वो हो सकता है कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी वो कल मुलाकात कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर तालाब में नहाते समय 3 बच्चों की मौत हुई है। तीनों की तालाब में डूबकर मौत हुई है। हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम जांच में जुटी हुई है। तो वहीं कौंजौर थाना क्षेत्र के परसुपुर थरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तालाब में नहाते समय 3 बच्चों की मौत हुई है डूबने से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तीनों की तालाब में डूबकर मौत हुई है। हड़कंप मचा हुआ है। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। सुधीर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? सुधीर, जिस तरीके से 3 की डूबने से मौत हुई है, अभी तक क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला कोड़ौर थाना के परसुपुर धरौली गांव का बताया जा रहा है कि जहां पर गांव के एक संतोष मुसहर हैं, बताया जा रहा है कि उनकी 9 साल की बेटी खुशी आज दोपहर अपने 2 भाई खेसारी व 5 साल के कुकी को लेकर गांव के बाहर एक तालाब था, वहां नहाने गई थी। बताया जा रहा है कि इसी बीच वो नहाते समय डूबने लगे और एक को बचाते समय एक के बाद एक तीनों डूब गए। इससे घटना से गांव में हड़कंप मच गया और परिजन शव को बाहर किस तरह निकाल के घर ले आए और सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि घटना से जो घर के बच्चे के माँ बाप हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और खबर औरैया से सामने आई है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो पेड़ से टकराया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिदुना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि बिदुना कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो पेड़ से टकराया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट। तो वहीं बिदुना कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर से बड़ी खबर, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी फटी है। 3 करोड़ की लागत से तैयार की गई थी परियोजना। तो वहीं जल जीवन के तहत गांव में पानी की सप्लाई होनी थी, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप सप्लाई से पहले टंकी फट गई। तो वहीं टंकी फटी, साथ में 16 पैनल बाउंड्री वॉल ढह गई। तो वहीं डीएम ने जांच के 3 सदस्यीय टीम बनाई है। एक्सीएन योगेंद्र नीरज ने अपने भाई को ठेका दिलाया था, तो वहीं दबाव बनाकर भाई को 200 करोड़ का ठेका दिलवाया था। ईसानगर ब्लॉक के शेखपुर में बनी है पानी की टंकी।
तो फिलहाल देखिए भ्रष्टाचार की टंकी आखिर किस कदर लोगों को सुविधा पहुंचाने से पहले ही ढह गई। इसमें जो है एक्चुअली टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर था, जिसमें ऊपर जिंक एलम का जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो उसका लाइनर किसी कारणवश फट गया। शासन द्वारा जांच टीम भेजी गई है। अब जांच टीम इसका सैंपल वगैरह कलेक्ट करके IIT कानपुर भेजेगी। IIT कानपुर में विस्तृत जांच होगी। कारणों पर जो भी कारण होगा जो है उनको तो अपने खर्चे पर वापस इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है पेनल्टी इत्यादि की कार्यवाही की जाएगी। टंकी सर इस वजह से गिर गई, इसमें लागत लगाई गई सरकार द्वारा, बहुत ज़्यादा लागत लगी। 3,52,42,000 रुपये लगे। इस पे अगर लात मार दो किसी भी दीवार पे तो दीवार झम्म से गिर जाएगी। ठीक है, ऐसा सर इसमें मसाला और मटेरियल लगा है। मालूम किया कि टंकी जब बन गई है, मानक पूरा हो गया है, पैसे भी निकल गए हैं, आप लोग सब कुछ पा चुके हैं, तो पानी क्यों नहीं दे रहे? तो बोला उन लोगों ने कि अभी लीकेज है और बवाल है, ये है वो है। फिलहाल के लिए हम लोगों को सर पानी किसी दिन मिला है। गिर गई कल। जी ये धम्म से दगी। लखीमपुर खीरी के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की कहानी किस तरह से लिखी गई है, ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। हम इस वक्त ईसानगर के शेखपुर में हैं, जहां पर पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था और इस पानी की टंकी के निर्माण के बाद किस तरह से पानी का टैंक फट गया वो आप सभी के सामने है। इस टंकी का निर्माण 2 साल कराया गया था, जिसके बाद यहाँ पर हर घर में साफ जल देने की योजना थी, लेकिन जिस तरह से इसका टैंक फट गया, यहाँ पर लगा सोलर पैनल जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, साथ ही बहुत ही मजबूत बताई जा रही बाउंड्री जिस तरह से डैमेज हुई, जिस तरह से भरभरा कर गिर गई, वो तमाम सारे सवालात खड़े करने के लिए काफ़ी है किस तरह से जल जीवन मिशन में यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जल निगम के एक्सीएन योगेंद्र कुमार नीरज के भ्रष्टाचार का आलम अब ये साफ हो चुका है किस तरह से पूरी परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। और इस परियोजना में जो शेखपुरा गांव में थी, जहां पे टंकी फटी है, वो 3 करोड़ से ज्यादा की लागत बताई जा रही है। अब इस मामले में डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी है। अब लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। और बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर हार्ट अटैक से युवक की मौत हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मौत की वीडियो, जहां पर थाना खूरजा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हार्ट अटैक से युवक की मौत की खबर सामने आई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मौत की वीडियो देखिए जरा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, युवक गया और फिर उसकी मौत हो गई। थाना खूरजा की ये तस्वीरें। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या वजह सामने आई है युवक की, जिस तरीके से ये मौत हुई है, वीडियो सामने आया है? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के पासू रोड का है, जहाँ रिलायंस मार्ट बना हुआ है। उसमें एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो एक सतेंद्र चौधरी नाम के एक युवक थे, वो रिलायंस स्मार्ट में नौकरी करते थे। अचानक चलते चलते काम करते हुए सामान उठाते समय अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद में उनकी मौत हो गई है। कहीं न कहीं परिजनों में बिल्कुल रोष है, कहीं न कहीं पूरा गांव में पूरे में शोक की लहर फैली हुई है कि एक 22 साल का युवक अचानक सामान उठाता है और गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती से बड़ी खबर, जहां पर क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें आपको बता दें कि बीच बराव करने में पिता की जान चली गई। जहां पर क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था विवाद, तो वहीं मृतक की पत्नी ने तहरीर देकर आरोप लगाया है। तहरीर देकर लगाया मारने पीटने का आरोप। बचाने गए बेटे को भी दबंगों ने पीटा, तो वहीं दबंगों ने पिता की लाठी डंडों से पिटाई की। जिला अस्पताल बस्ती के लिए किया गया था रेफर, तो वहीं बीच रास्ते में ही 55 वर्षीय साजन की मौत हुई। नगर थाना क्षेत्र स्थित नगर बाजार में रहने वाला था। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही, जिस तरीके से बीच बचाव करने पहुंचे पिता की जान चली गई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है नगर बाजार का रहने वाला ये मृतक सजन था। ये बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बच्चों के बीच में क्रिकेट खेला जा रहा था। इसी दौरान कुछ विवाद हो गया। विवाद के बाद जब बच्चों में आपस में मारपीट होने लगी, तो इसी दौरान परिजन बीच बराव कराने पहुंचे, लेकिन उसी दौरान दोनों पक्ष के परिजन उग्र हो गए और पिटाई कर दी। बहरहाल ये मामला किसी तरीके से शांत कराया गया, लेकिन फिर उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए और विवाद के दौरान जो मृतक सजन है वो गंभीर घायल हो गया, जिसको कलवारी CHC लेके जाया गया, जहाँ पे हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया
जिला पहुंचते समय ही बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। जब मौके पे वह जिला अस्पताल पहुंचा तो जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक मामूली सा विवाद सृजन की मौत के कारण बन गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर दंगल देखने गए युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। भीड़ ने युवक को जमकर पीटा है। गांव से खदेड़ा गया है। युवक को जाति सूचक शब्द कहने पर पूरा मामला बिगड़ गया। अनवर दानिश की मनमानी का सतेंद्र ने विरोध किया था, तो वहीं युवक की पिटाई और खदेड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। भीड़ की पिटाई से युवक घायल हुआ है। थाने में शिकायत दी गई है। 6 नामजद 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो से शिनाख्त कर होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। तो वहीं थाना कंकड़ खेड़ा क्षेत्र के खड़ौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज में मारपीट और तीमारदारों ने डॉक्टरों से मारपीट की है। मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। इमरजेंसी वार्ड में कुर्सियां चली। 3 डॉक्टरों को चोटें भी आई हैं। हादसे में घायल युवक को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। मरीज के साथ आए तीमारदार डॉक्टरों में कुर्सियां चली हैं। सरसावा क्षेत्र के पिलखानी के मेडिकल कॉलेज की पूरी घटना बताई जा रही है। फरकाबाद से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि भागवत कथा का सामान विसर्जन करने आए 5 लोग गंगा में डूबे। तो वहीं गोताखोरों की मदद से 4 को सकुशल निकाला गया है। बाहर एक की मौत हो गई। तो वहीं एक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और साथ ही चारों युवकों को निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जिस तरीके से हादसा हुआ है बड़ा, 5 लोग गंगा में डूबे, एक की मौत हुई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा नदी का मामला है, जहां पर जो थाना मेरापुर क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था। आयोजन का सामूहिक विसर्जन करने के लिए वहां पर गंगा तट पर ये सब लोग जो है गए हुए थे। उसी समय जो है 5 युवक जो है गंगा में नहा रहे थे। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से 5 युवक डूब गए। डूबने से वहीं पर गोताखोरों की मदद से तुरंत उनको 4 युवक को सकुशल निकाल लिया गया। एक युवक की डूबने से मौत हो गई, उसके सबको बरामद कर लिया गया है। वहीं पर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। 4 युवकों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं एक युवक का जो पोस्टमार्टम पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पर जो परिजनों में कोहराम मचा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।